Hello everyone, welcome to another class of developmental biology. We are going to continue our chapter about uh, ectoderm and its derivatives. अभी तक जितना हमने पढ़ा है that was ranged from neurulation, in which a neural tube is formed in early stage, or the central nervous system is then later on developed from that neural tube. Then we discussed about epidermis, and its first form of स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने क्रेनियल प्लेकोड्स के बारे में पढ़ा कि बेसिकली जो न्यूरोलेशन के बाद एक्टोडर्म से जो हमारे पास मज़ीद स्ट्रक्चर्स बनते हैं, दैट इंक्लूड्स two important structures. In anterior part of the embryo we develop cranial placods, जिससे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और कुछ न्यूरॉन्स बनते हैं हेड रीजन के, जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट इंक्लूडिंग आई, ईयर, नोज एंड टेस्ट बर्ड्स एट्सेट्रा. Now after cranial placods, or the anterior part of the embryo and the sensory organs of the head region, now we are proceeding towards a very important organ of the body, which is no doubt the largest organ of the body, that is skin and the epidermis. So collectively we categorize them in the epidermis and its cutaneous appendages. ठीक हो गया. The epidermis means your outer skin, while cutaneous appendages, by that we mean structures arising from the skin. अभी उसकी तरफ चलते हैं कि cutaneous appendages में कौन कौन से structures included है, but before that we start with the general structure of the skin. So the skin, which is a tough, elastic, water impermeable membrane, is the largest organ in our bodies, you know very well. Mammalian skin has three major components: stratified epidermis, outer skin; second is an underlying dermis composed of loosely packed fibroblasts; and third we have neural crest derived melanocytes. फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस, हम अभी जाके नेक्स्ट इंशाल्लाह आज के लेक्चर में वही डिस्कस करेंगे. फिर उसके नीचे एक लेयर है दैट इज़ डर्मिस, एंड देन न्यूरल क्रेस्ट डिराइव्ड मेलानोसाइट्स. ओके, मेलानोसाइट्स एक वो सेल्स हैं, मेलानिन पिगमेंट, जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं आपके स्किन के. दे आर बेसिकली न्यूरल क्रेस्ट डिराइव्ड, नॉट एपिडर्मिस डिराइव्ड. आपने जब पढ़ा था न्यूरोलेशन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि एक्टोडर्म थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द सेल्स में या स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होता है: सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट एंड न्यूरल प्लेट और न्यूरल ट्यूब. तो न्यूरोलेशन में हमने पढ़ा कि एक तो है न्यूरल ट्यूब, जिससे न्यूरल सेल्स जो है, न्यूरल प्लेट सेल्स, उनसे न्यूरल ट्यूब बनता है, और एक है सरफेस एपिडर्मिस, सरफेस एक्टोडर्म, जिसको हम एपिडर्मिस और स्किन कहते हैं. थर्ड सेल्स थे जिसको हम न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं. तो उनसे आगे जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वगैरह बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और उसमें एक ये है कि मेलानोसाइट्स. ठीक है, तो जो स्किन में मेलानोसाइट्स है, दे आर बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट. ओके, और बाकी जो लेयर्स हैं दे आर फ्रॉम जितने भी लेयर्स हैं स्किन के, एंड दे आर डिराइवेटिव्स, जिसको हम क्यूटेनियस अपेंडेजेस कहते हैं, लाइक एपिडर्मिस, स्किन, हेयर, नेल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स, olfactory epithelium वगैरह वगैरह. ओके, सो melanocytes that resides in the basal epidermis and hair follicles. Okay.
मेलानोसाइट जो है हेयर फॉलिकल्स, बेसल एपिडर्मिस में हेयर फॉलिकल्स के साथ ये रिजाइड करते हैं। ओके अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि in addition, a subcutaneous below the skin fat layer is present beneath the dermis. Moreover, skin is constantly being renewed. Important चीज़ है, this generative ability is possible due to population of epidermal stem cells that lasts a lifetime. एक important property of your skin is that mammalian skin की important एक property है that it sheds the अपर लेयर ऑफ द स्किन, और उसके जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली शेड होते हैं, एंड दैट compensation is done by the population of epidermal stem cells in the underlying layers, और constantly जो है सेल्स स्टेम सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है, उनकी प्रोडक्शन होती है, रिप्लेनिश होते हैं वो, एंड दे फॉर्म द अपर स्किन, और वो ग्रेजुअली लेयर बाय लेयर डिफ्रेंशिएट होके अपर साइड पे मूव करके स्किन बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा पढ़ते हैं अभी ओरिजिन ऑफ द एपिडर्मिस के एपिडर्मिस जो स्किन है वो बनती कैसे हैं। सो द एपिडर्मिस originates from the ectodermal cells covering the embryo after neurulation. जब न्यूरुलेशन हो जाती है, न्यूरल ट्यूब is invaginated inside, और न्यूरल ट्यूब की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जब न्यूरल फोल्ड्स बंद हो जाते हैं तो तब जब एम्ब्रियो का अपर पोर्शन होता है, that is called वो एक्टोडर्मल सेल जिनसे फिर आगे जाके एपिडर्मिस उन सेल से ओरिजिनेट होता है। दिस सरफेस एक्टोडर्म इज इंड्यूस्ड टू फॉर्म एपिडर्मिस रादर देन न्यूरल टिश्यू बाय द एक्शंस ऑफ BMPs, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स। अच्छा, हमने कहा पिछले हमने डिस्कस किया था उसमें कि एक्टोडर्म किस तरह से, किस बेसिस पे इन 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, न्यूरल ट्यूब सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड सरफेस एक्टोडर्म सेल्स। हमने पढ़ा था कि बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन लेवल्स जो है वो, तो BMPs जो है ये जिन सेल्स में ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे हाई लेवल्स में, दोज सेल्स विल बिकम सरफेस एक्टोडर्म्स। जो मॉडरेट लेवल के BMPs होंगे दे विल गिव राइज टू न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, एंड लो लेवल्स जो है वेरी लो लेवल ऑफ BMP प्रोटीन्स, और उसके साथ कुछ सॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, सो उनसे न्यूरल प्लेट सेल्स बनते हैं। तो बेसिकली कौन डिटर्मिन करता है, तो ये जो एपिडर्मिस की प्रोडक्शन है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय BMPs। हम इसको रिपीट कर रहे हैं इस पॉइंट को, ठीक है। सो द BMPs प्रमोट एपिडर्मल specification and at the same time induce transcription factors that block the neural pathway। तो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो एक तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स करते हैं, और उसी दौरान वो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थ्रू सेल सिग्नलिंग अगेन पाथवेज होती हैं जिसके थ्रू दे ब्लॉक द न्यूरल पाथवे, कि उन सेल्स में न्यूरल पाथवे नहीं होगी तो वो न्यूरल सेल्स में डेवलप नहीं होंगे। तो BMPs साइमल्टेनियसली और 2 फंक्शंस करते हैं, एक डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज पर्टिकुलर टिश्यू एंड ब्लॉकेज ऑफ अनदर टिश्यू एट द सेम टाइम। ये प्रोसीजर आपको सेल डिफ्रेंशिएशन में और एम्ब्रियोलॉजी में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत कॉमन मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे भी डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू होती है तो उसी के साथ दूसरे टिश्यूज़ की प्रोडक्शन को सप्रेस किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल उसकी ये भी है कि where the bone morphogenetic factors not only give rise to epidermal cells differentiation but they also block the neural pathways. So the epidermis is only one cell layer thick to in the अच्छा, यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बात डिस्कस हुई है कि
स्टार्ट में एपिडर्मिस एक वन सेल लेयर होता है, बट लेटर ऑन इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स इट्स विल बिकम टू लेयर स्ट्रक्चर। और टू लेयर स्ट्रक्चर क्यों? वो डिवाइड हो जाता है टू लेयर्स में। एक है पेरिडर्म, ये एक टेम्पररी लेयर होती है पेरिडर्म, जो कि अंडरलाइंग जो प्रॉपर आपका एपिडर्मिस है, जो अपर स्किन है, उसकी डेवलपमेंट अब हम जाके पढ़ेंगे कि वो लेयर्स बाय लेयर्स होती है। इट टेक्स टाइम और इट इज़ मेंटेन्ड थ्रू अ प्रोसीजर। ठीक है, तो मीनवाइल जब ये फुली डेवलप नहीं होता तब जो है एक टेम्पररी स्किन सरफेस बनती है, वी कॉल इट पेरिडर्म, जो कि क्या हो जाती है, शेड हो जाती है। जब प्रॉपर ट्रू एपिडर्मिस बन जाता है तो फिर उसकी शेडिंग हो जाती है और देन द एपिडर्मिस इज जनरेटेड। ठीक है, ये एक टेम्पररी लेयर होती है। अच्छा, जो मेन ट्रू एपिडर्मिस है वो बेसिकली फिर हम आज इसको डिस्कस करेंगे कि जो आउटर स्किन है। लेकिन अब ये स्किन, आउटर स्किन के जो सेल्स हैं ये आते कहाँ से हैं? तो दैट इज़ द इनर लेयर कॉल्ड द बेसल लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कंटेन्स एपिडर्मल स्टेम सेल्स अटैच्ड टू अ बेसल लेमिना दैट द स्टेम सेल्स देमसेल्व्स हेल्प टू मेक। अच्छा, अब इधर देखें, आज हम इस पर फोकस करेंगे। क्या होता है? दिस इज़ स्ट्रक्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ अपर स्किन। जो एपिडर्मिस है, जो इम्पोर्टेंट लेयर है दैट इज़ बेसल लेयर। ओके, बेसल लेयर क्या है? ये बेसल लेयर इट प्रोड्यूसेस एपिडर्मल स्टेम सेल्स। ये ब्लू में इधर शो है एंड दीज स्टेम सेल्स आर, आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट सेल डिवीजन के स्टेजेस में आपको नज़र आएंगे, बिकॉज दे रेगुलरली प्रोड्यूस सेल्स, दे रेगुलरली प्रोड्यूस स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स से आगे जाके उनकी प्रोलिफरेशन होती है, फिर उनकी डिफ्रेंशिएशन अपर लेयर में वो कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से सेल्स, ये जो बेसल लेयर है बेसिकली इट प्रोड्यूसेस न्यू स्किन सेल्स। यहाँ से इसकी ओरिजिन होती है, हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपको नज़र आ रही है ये स्किन नहीं, इसके नीचे एक बेसल लेयर है विच हैव stem cells that regularly produce epidermal cells. Then those cells are converted into a differentiated layer through the process of cell differentiation through different mechanisms and they form spinous layer. अच्छा, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेसल लेयर, वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम? बिकॉज इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होती है? ग्रोथ, ग्रोथ को कहते हैं। ठीक है, आपने बॉटनी में पढ़ा है जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन बेसिकली क्या होती है कि ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। सो बेसल लेयर और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम it give rise to new cells that upon differentiation give rise to spinous layer. Then that layer is again further differentiated। और डिफ्रेंशिएशन में क्या चीज़ होती है इसमें? बेसिकली जो स्किन के प्रोटीन्स है केराटिन, तो केराटिनाइजेशन होती है। केराटिनाइजेशन मीन डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन थ्रू देयर वे। और ग्रैन्युलर लेयर के बाद जो अपर आउटर मोस्ट स्किन है दैट इज़ स्ट्रेटम कॉर्निवम, और ये डेड सेल्स होते हैं completely इनके अंदर, और ये दे आर बेसिकली फोल्ड्स और स्टैक्स ऑफ केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन इनमें इतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है कि दे आर जस्ट लेयर्स ऑफ डेड केराटिन प्रोटीन, जिसमें न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आउटर स्किन। अच्छा, आप इधर देख सकते हैं कि कुछ ये बेसल लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है थ्रू इंटीग्रिन एंड लेमिनिन प्रोटीन्स, और नीचे कुछ मैकेनिज़्म आप देख सकते हैं। हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं कि जो नीचे से बेसल लेयर की फॉर्मेशन होती है, तो हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड, हाउ दिस प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड। सो द इस फिगर की हम ये कैप्शन पढ़ते हैं, इसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द बेसल सेल्स आर माइटोटिकली एक्टिव।
बेसल सेल्स आर माइटोटिकली एक्टिव, वेरी वेल, क्योंकि यहीं से तो सेल्स continuously जो है एपिडर्मल सेल्स बनते हैं. Whereas the fully keratinized cells characteristic of external skin are dead and are shed continuously. हम डिस्कस कर चुके हैं. सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स रिजाइड विद इन द बेसल लेयर. सेल्फ रिन्यूइंग स्टेम सेल्स इन द बेसल लेयर विच adheres through integrin proteins है to underline laminin rich basement membrane that separates the epidermis from the underlying dermis. अंडरलाइंग एक और टिश्यू होती है डर्मिस, ठीक है, जो कि लोअर स्किन इसको हम कहते हैं, ठीक है. अब डर्मिस और बेसल लेयर के बीच में इंटीग्रिन एंड लेमिनिन और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. सो द डर्मल फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट फैक्टर्स. अच्छा, अब देखें, स्टेम सेल्स बेसिकली सेल्स कौन प्रोड्यूस करता है? स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. वो कहाँ होते हैं? बेसल लेयर में होते हैं. अच्छा, बेसल लेयर से वो आगे जाके स्पाइनस लेयर, देन ग्रेनुलर लेयर एंड देन स्ट्रेटम कॉर्निवम. बट हु कंट्रोल्स ऑल दिस? हाउ दिस इज कंट्रोल्ड? ये एक पूरा मैकेनिज्म है. आप देख सकते हैं कि सेल्स की डिफ्रेंशिएशन हो रही है और इसके अंदर फिर प्रोटीन की केराटिनाइजेशन और वो सब कुछ. सो बेसिकली ये डर्मिस कंट्रोल करता है. और उसके फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? कुछ मॉर्फोजेनेटिक कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है. वो फैक्टर्स क्या है? FGF7, FGF10, IGF, EGF लाइगेंड्स. अच्छा, FGF, IGF एंड EGF ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होती हैं, ठीक है. कुछ फेब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, IGF, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग इट इज़, अच्छा, ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं तीनों. EGF जो है ये भी इसी तरह का एक ग्रोथ फैक्टर है, एंड TGF. अच्छा, ये अभी फॉर इंस्टेंस मैं इनके जो एब्रीविएशंस है वो भूल गया हूँ. ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ फैक्टर्स हैं. और वैसे भी जब हम सेल मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे, सेल पाथवेज, तो उसमें इस तरह के फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे. बहरहाल तो जो बेसल एपिडर्मिस सेल्स है उनकी क्या होती है फिर? Proliferation mean formation in a large amount. So proliferative basal progenitor cells generate columns of notch activated terminally differentiating cells that pass through 3 stages, each expressing particular keratins, spinous layer, granular layer and finally dead stratum corneum layer that are shed. अच्छा, अब वही बात है यहाँ पे सेल डिफ्रेंशिएशन और सेल मैकेनिज़म्स की. तो नॉच पाथवे, वन ऑफ द सेल सिग्नलिंग पाथवेज, पैराक्राइन, जो पैराक्राइन पाथवेज होती हैं, तो उनमें एक नॉच पाथवे है जिसका एपिडर्मिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे उसका रोल है जो कि डर्मिस प्ले करता है. ओके, सो दैट्स इनफ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटर स्किन. अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़ी इसकी एक्सप्लेनेशन है उसी उसी लेयर की जहाँ जो हमने डिस्कस किया. केराटिनोसाइट्स होते हैं, कॉर्निफाइड लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो अपर लेयर होता है, ठीक है. इसमें कोई आप उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद इसको रीड कर लें. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर. यहाँ पे एक चीज़ है कि ह्यूमन एपिडर्मिस टर्न्स ओवर अ बिट मोर. अच्छा, जो मैमल्स है बाकी, अब माइस के अंदर ये जो बेसल लेयर से टॉप कॉर्निफाइड लेयर और स्ट्रेटम कॉर्नियम तक जो है ये टाइम, ये बेसिकली इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स. ह्यूमन में ये थोड़ा स्लो होता है. एंड द प्रोलिफरेटिव एबिलिटी ऑफ द बेसल लेयर इज रिमार्केबल इन दैट इट कैन सप्लाई द सेलुलर मटीरियल टू कंटिन्यूसली रिप्लेस 1 to 2 meters square of skin for several decades throughout adult life, ठीक है. तो ये बेसल लेयर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, जो बेसल
ये हम इसकी बात कर रहे हैं बेसल लेयर जिसमें स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिकली थ्रू आउट द लाइफ, एडल्ट लाइफ, ऑब्वियसली जब एजिंग के साथ ओल्ड एज में फिर उस तरह से स्किन रिप्लेनिश नहीं होती, तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड एज में स्किन में रिंकल्स वगैरह बन जाते हैं, तो वो स्किन जो है उसमें क्योंकि वो रिप्लेनिश नहीं होती, तो ये एडल्ट लाइफ में थ्रू आउट द एडल्ट लाइफ, और ये रेगुलरली जितनी 1 to 2 मीटर स्क्वायर ऑफ एक एवरेज इंडिविजुअल की बॉडी इतनी जो है मीटर स्क्वायर की सरफेस एरिया उसका होता है स्किन का, तो ये कंटिन्यूसली रिप्लेस होता है। ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल की उसके अंदर वो बेसल लेयर जो है वो सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नाउ अपर स्किन की हमने बात की। ठीक है, हमने अगर हम एक्टोडर्म को रिकॉल करें तो हमने न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन पढ़ा, हमने हेड रीजन पढ़ा, हेड में हमने सेंसरी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन और न्यूरॉन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर हमने अपर स्किन की बात की। अब जो है जो एक्टोडर्म है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी कॉल देम एक्टोडर्मल अपेंडेजेस, या इसको क्यूटेनियस अपेंडेजेस भी कहते हैं। The skin derivatives, outer skin that is not just a layer of flesh but it also produce some vital important epidermal organs. So the ectodermal epidermis and the mesenchymal dermis interact inductively at specific sites to create the ectodermal appendages. एपिडर्मिस एंड मेसेनकाइमल डर्मिस, हमने अभी यहाँ पे डर्मिस को अभी भी डिस्कस किया। ये जो डर्मिस होता है बेसिकली मेसेनकाइमल इन ओरिजिन होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं। सो इसकी एंड एपिडर्मिस की इंडक्टिव इंटरेक्शन, वही इंडक्शन है, सेल टू सेल इंडक्शन है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं ये दोनों टिश्यूज़, ये दोनों लेयर्स, और इनके इंटरेक्शन से अपर स्किन लेयर और नीचे मेसेनकाइमल डर्मिस के इंटरेक्शन से कुछ पर्टिकुलर साइट्स पे, पूरी बॉडी पे नहीं, बॉडी के कुछ ऑर्गेनिज्म, एनिमल के बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स पे जहाँ पे ज़रूरत होती है उन स्ट्रक्चर्स की, तो वहाँ पे एक्टोडर्मल अपेंडेजेस अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर, स्केल्स इन द फिश एंड रेप्टाइल्स, स्क्यूट्स, ये भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह के द एग्जांपल द कवरिंग्स ऑफ टर्टल शेल्स, टीथ, स्वेट ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स और फेदर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड टाइप ऑफ द मेसेनकाइम। वेरी क्लियर, नो नीड टू एक्सप्लेन। ये सारे स्ट्रक्चर्स बेसिकली कहाँ से बनते हैं? ऑन ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ एपिडर्मिस एंड मेसेनकाइमल डर्मिस एंड दे फॉर्म एक्टोडर्मल अपेंडेजेस, इसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन सब को डिटेल में नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है, कि वो पूरे उनके मैकेनिज़्म है, लेकिन बेसिक जो है उनका सेम है। ठीक है, और वो बेसिक डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे कि हाउ ectodermal appendages basically arise. So the formation of these appendages requires a series of reciprocal inductive interactions between the mesenchyme and ectodermal epithelium, resulting in the formation of epidermal placodes that are precursors of the epithelia of these structures. अच्छा, ये structures जितने भी हैं आपने ऊपर जो पढ़े, इनके सारे के सारे ये बनते हैं एक सेम टिश्यू से, विच इज़ कॉल्ड एपिडर्मल प्लेकोड्स। एपिडर्मल प्लेकोड्स ख़ास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे आगे जा कर के ये सारे जो आपने स्ट्रक्चर्स पढ़े, इनकी एपिथेलिया जो है वो उनके लेयर्स, उनके सेल्स, वो स्ट्रक्चर्स फिर यहाँ से एराइज होते हैं, आगे डिफ्रेंशिएट होते हैं। इस वो हम अभी पढ़ते हैं। सो रेसिप्रोकल इंडक्शन यूजिंग द सेम पैराक्राइन फैक्टर्स, वही पैराक्राइन फैक्टर्स हैं, सेल टू सेल इंटरेक्शन है, सेल टू सेल सिग्नलिंग है। ठीक है, वो सारा इन्वॉल्व है इधर। इन ऑल दीज एक्टोडर्मल अपेंडेजेस द फर्स्ट ऑब्वियस साइन ऑफ मॉर्फोजेनेसिस इज अ लोकल एपिथेलियल थिकनिंग द प्लेकोड्स। सबसे पहले क्या होता है कि इन एरियाज में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्वियस साइन जो है मॉर्फोजेनेसिस की, कि यहाँ पे जिसको हम स्किन ऑर्गन्स भी कह सकते हैं आप इन सबको। ठीक है, यहाँ पे एपिथेलिया में, अब एपिडर्मिस में ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली
इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है थिकनिंग ऑफ द एपिथेलिया, एपिथेलिया की थिकनिंग हो जाती है एंड दे फॉर्म प्लेकोड्स। अच्छा, इनमें जो है देन वी हैव डिफरेंट लाइक हेयर प्लेकोड्स, डेंटल लेमिना, ये सारे जो है origin इनकी सेम होती है एपिडर्मल प्लेकोड्स, एंड देन दे डेवलप इन डिफरेंट रीजन्स इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक इन फॉर्म ऑफ इन केस ऑफ हेयर दे produce hair placodes, dental lamina in form of in case of teeth, ठीक है। इन वेंट्रल, अच्छा अब वेंट्रल एक्टोडर्म जो है, वेंट्रल साइड ऑफ द एक्टोडर्म टू मेमोरी रिजेस और मिल्क लाइन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैमल्स के लिए हम पढ़ेंगे, सारे मैमल्स के लिए। इन द वेंट्रल एक्टोडर्म द टू मेमोरी रिजेस और मिल्क लाइन्स एक्सटेंड फ्रॉम द फोर लिम्स टू हाइंड लिम्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली इनकी रिजेस होती है और मिल्क लाइन्स होती है जो कि फोर लिम्स से हाइंड लिम्स तक एक्सटेंड करती हैं। इन द माउस 5 पेयर ऑफ memory placodes typically survive on each side, each becoming a memory gland। अच्छा, आपने देखा होगा लाइक इन डॉग्स, ठीक है, फीमेल डॉग्स में और इस तरह जो माइस है इनमें थ्रू आउट द एब्डोमिनल रीजन 5 और 4 और डिफरेंट जो है नंबर्स में पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। लाइक आई गेस इन डॉग्स देयर आर 5 पेयर ऑफ द निपल्स एंड इन सिमिलरली इन माइस। इन ह्यूमन यूजुअली ओनली 1 पेयर सर्वाइव्स। अच्छा, अब ये मैमल्स में वो रिज लाइन जो होती है, मिल्क लाइन, वो सब में होती है, ठीक है, लेकिन डेवलप उनमें माइस और जो कार्निवोर्स हैं इनके अंदर ये ज़्यादा मिल्क लाइन, ज़्यादा ग्लैंड जो है वो पेयर जो है वो डेवलप हो जाती हैं, और ह्यूमंस में ओनली 1 पेयर सर्वाइव्स। ऑल्दो समटाइम्स अ थर्ड और फोर्थ प्लेकोड रिमेन्स। अच्छा, बाज़ टाइम जो है कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती है, वी कॉल इट सुपर न्यूमररी निपल्स। ये कंडीशन जो है इन ह्यूमंस के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये कंडीशंस पाई जाती है इन रेयर केसेस जिसमें मोर देन 2 निपल्स अराइज, ठीक है। बट नॉर्मली जनरली ओनली 1 पेयर जो है वो सर्वाइव करता है। मेमोरी प्लेकोड्स फॉर्म इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल्स दोनों में अराइज होते हैं, बट आर फुली डेवलप्ड ओनली इन फीमेल्स। ओके, सो यहाँ पे अभी हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। इन द प्लेकोड फॉर्मिंग रीजन, हमने प्लेकोड्स की बात की, एपिडर्मल प्लेकोड्स। सो सुपरफिशियल सेल्स ऑफ द प्लेकोड कंट्रैक्ट इन and intercalate toward the common center. This cause to pucker inwardly. Pucker mean twist होना, wrinkled होना, और इसको constriction कहते हैं उसको, कि जो अपर एपिडर्मिस होता है उसके सेल्स, आप अब हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, लेकिन इधर देखें प्लेकोड में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में शो है एपिथेलियम, ये अंदर की तरफ क्या है, इनवर्डली इन्वेजिनेट हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ डेवलप हो रहा है, जो कि नेक्स्ट स्टेजेस में मज़ीद अंदर की तरफ डेवलप होगा। तो ये पकड़ इनवर्डली एंड ड्राइव द एपिथेलियम इनटू अंडरलाइंग मेसेनकाइम। तो एपिथेलियम को मेसेनकाइम टिश्यू के अंदर ले आता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एपिडर्मिस और मेसेनकाइम जो डर्मिस है, इन दोनों के इंटरेक्शन से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं। सो सच कंट्रैक्टाइल फोर्सेस हैव बीन सीन इन टीथ, मेमोरी एंड हेयर प्लेकोड्स। ये फोर्सेस, ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर, टीथ एंड मेमोरी ग्लैंड्स। हम इसको तीनों को ज़रा कंपैरेटिवली अभी डिस्कस करेंगे, इससे ज़्यादा हम सबकी डिटेल में नहीं जा सकते। एक, the initial bud looks very much the same for all the epidermal appendages. जो initial bud बनती है वो तीनों का सेम होता है। However, as the bud continues to interact with underlying mesenchyme, differences begins to be observed. अच्छा, इधर देखें, we are discussing about epidermal appendages,
cutaneous appendages और skin derivatives. उनमें there are three most important structures: hair, tooth and mammary glands. They are formed. How they are formed? So, three stages. Number one, placode stage, bud stage and morphogenesis. ओके, इन केस ऑफ हेयर सेम यहाँ पे शो हुआ है कि इसको डायग्रामेटिकली शो किया है. ब्लू कलर इज एपिथेलियम, epithelial cells, pink is mesenchyme cells and the डार्कर पिंक कलर शोज कंडेंस्ड mesenchyme. अच्छा, कंडेंस्ड mesenchyme जो है ये इन स्ट्रक्चर्स में कुछ mesenchyme सेल कंडेंस्ड हो जाते हैं टू गिव हार्ड स्ट्रक्चर और टू गिव अंडरलाइंग सपोर्ट टू द सेल्स. ठीक है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. सो आप देख सकते हैं कि इन फॉर्म ऑफ हेयर, in case of hair, tooth and mammary gland, the early placode is the same. We call it epidermal placode. हमने पढ़ा कि origin same होता है, epidermal placodes होते हैं, cell become thicken, they start puckering towards the mesenchyme tissue. Then अब बर्ड स्टेज भी तीनों का ऑलमोस्ट सेम होता है कि हेयर में भी बर्ड की फॉर्मेशन होती है, फिर एपिडर्मल प्लेकोड्स दे बर्ड डाउन टू द mesenchyme cells, mesenchyme tissue. In case of tooth there और mammary glands बर्ड फॉर्म. अब बर्ड के बाद जो थर्ड स्टेज है दैट इज़ मॉर्फोजेनेसिस. अब यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाती है थ्रू अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के ये कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है बॉडी के, किस पार्ट में है ये सेल्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट अब हेयर शाफ्ट बनेगा यहाँ, तो बर्ड से जो है वो हेयर फॉलिकल एराइज हो जाता है, हेयर फॉलिकल एंड देन हेयर शाफ्ट यहाँ से एराइज होके हेयर की फॉर्मेशन होगी. और आप देख सकते हैं जो कि कंडेंस्ड mesenchyme है दैट डेवलप इनटू हेयर फॉलिकल. In this case, because hair need to be supported by the underlying tissue that is provided in the form of condensed mesenchyme. Now, in case of tooth, the condensed mesenchyme give rise to enamel. enamel और जो नीचे सपोर्टिंग टिश्यू होती है, enamel नॉट बनता है, फिर यहाँ से टूथ की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैल्केरियस स्ट्रक्चर. देन मेमोरी ग्लैंड्स में बर्ड जो है दैट arise into fat pad. In females, when the mammary glands develop with the age after puberty, so early stages में fat pad जो है जो बेसिकली जो टिश्यू होती है वो mesenchymal नहीं होती, दैट आर बेसिकली फैटी टिश्यू होता है. ठीक है, जो मेमोरी ग्लैंड्स का होता है. सो दैट फैट पैड जो है उसके प्रिकर्सर सेल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं अर्ली. अब ये डेवलप नहीं हुआ, फिर उसमें ब्रांचिंग हो जाती है किस चीज़ की, एपिथेलियम की. ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, द एपिथेलियल वेन्स होते हैं जो कि उनकी ब्रांचिंग हो जाती है. ठीक है, लाइक ड्यूरिंग लैक्टेशन के दौरान जब मिल्क प्रोडक्शन होती है तो इसके थ्रू दैट इज़ टेकन अवे आउटसाइड. ओके, सो द फैट पैड फिर डेवलप होता है बाय दीज फैट पैड प्रिकर्सर सेल्स, और इसके बाद फिर डेवलपमेंट होती है एंड यू कैन सी देन upper epithelium develop into nipple sheath जो visible होता है. Okay, then this is something basic about the epidermal appendages. Now we can't go into the very detailed mechanism of how each and every step is performed to form these structures, but that's enough for the upper epidermis and its derivatives. There is a detailed portion of that, but we won't go into that. So that's enough for epidermis and its derivatives. Now we will proceed towards mesoderm and endoderm, and then we will go towards covering our syllabus.
as soon as possible and as simply as possible. See you in the next lecture, inshallah.